हेलो टू एवरीवन। सो आज हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटेजिक एवेल्युएशन की। इसमें क्या लिखा है? लिखता है ऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज आर कॉन्स्टेंटली रिव्यूड एंड रिवाइज्ड। ठीक है, कहते हैं जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपको थोड़ा देखो, पहले मैं स्लो चलूँगा फिर मैं फास्ट चलूँगा। ठीक है, पहले आपका इंट्रोडक्शन बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज़ हैं। अब एक बात को समझो, मैं ऑलमोस्ट हर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की वीडियो में आपको ये बताता हूँ कि इस पॉइंट में यदि आप हैं तो ये इसको हम कहते हैं मिशन, और यदि आपको यहाँ पहुँचना है इसको हम नाम देते हैं विज़न। मिशन से विज़न तक पहुँचने के लिए आप स्ट्रेटजीज़ का सहारा लेते हैं, और स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए आप कहाँ पहुँच जाते हैं? आप अपने विज़न में पहुंच जाते हैं। तो मैंने क्या बताया? विज़न तक पहुंचने के लिए आप लोग स्ट्रेटजीज़ का सहारा लेते हैं, और स्ट्रेटजीज़ की मदद से आप विज़न तक पहुंचते हैं। ये कहता है जो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज़ हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होगा यार? जहाँ पे ग्रुप ऑफ लोग मिलकर के काम कर रहे हैं उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। अगर मान लो एक कंपनी है, क्या कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है? द आंसर इज यस। अगर एक स्कूल है, क्या स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है? द आंसर इज यस। क्या हॉस्पिटल एक ऑर्गेनाइजेशन है? द आंसर इज यस। जो देश की गवर्नमेंट है, क्या उसके लिए इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है? जैसे मान लो बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग तरह की पॉलिसीज लेकर के आती हैं, वो बजट तैयार करती हैं। ठीक है, अच्छा, बजट में वो बनाते हैं कि भाई हमें इस एरिया में इतना खर्चा करना है, तो उनके लिए भी तो एक तरीके से क्या हो गया? पूरा इंडिया एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी जगह जहाँ पे ग्रुप ऑफ लोग मिलकर के काम करते हैं, और जहाँ पे भी ग्रुप ऑफ लोग मिलकर के काम कर रहे हैं उनके कुछ ना कुछ टारगेट्स होते होंगे, उनके कुछ ना कुछ विजन होगा, उनका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। यस और नो? यस। तो ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटजीज की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। ऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज आर कॉन्स्टेंटली रिव्यूड एंड रिवाइज्ड। आप मुझे बताइए, आप एक इंडिविजुअल हैं, क्या आपके भी कुछ विजन होंगे? क्या आपके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे? कुछ टारगेट होंगे? कुछ लक्ष्य होगा जीवन में? बिल्कुल होगा। उस टारगेट तक पहुंचने के लिए आप डेली कुछ ना कुछ रूटीन में काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अगर मैं उसको बिजनेस की लैंग्वेज में कहूँ तो आप भी तो स्ट्रेटजीज बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। अच्छा, मान लो आपके एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम टाइम है आपका, और बाहर जो है माता का जगराता चल रहा है। अब आप क्या करेंगे? आपके 2 दिन के बाद एग्ज़ाम है, तो आप कोशिश करेंगे कि यार मैं दिन में ना जल्दी से जल्दी जितना पढ़ सकता हूँ पढ़ लूँ, क्योंकि रात को डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो आपने क्या करा? अपने स्ट्रेटजीज को चेंज किया। क्यों करा आपने उस पर्टिकुलर डे में अपनी स्ट्रेटजी को चेंज? क्योंकि आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसने वो कुछ ऐसा हुआ जिससे कि आपको लगा कि भैया मुझे अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहिए। वैसे ही कोई भी कंपनी है वो भी तो अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करती होगी अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बेसिस पे, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट के बेसिस पे। मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक में बैठ गए। क्या आप कंपनी वेट करेगी कि जब मजदूरों का मन करेगा वो आ जाएंगे ऑफिस में, या एम्प्लॉयज़ का मन करेगा वो काम करने लगेंगे? नहीं भाई, आपको अब अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा। आपको उनकी बातों को सुनना पड़ेगा कि क्यों ये लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा प्रोडक्शन हैम्पर होगा, हम लोग मार्केट में कम्पीट कैसे करेंगे। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजीज हैं उनको हमें कॉन्स्टेंटली रिव्यू करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली रिवाइज करना पड़ता है। जो हमारे टारगेट्स हैं, क्या वो टारगेट्स हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? अगर हम टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे तो क्या हम उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से आज दिन तक हम काम कर रहे थे? द आंसर इज नो। हमें अपने काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। आप मान लो आपका एक टारगेट है कि भाई मुझे 85% या 85 से लेकर के 90 के बीच में अपनी परसेंटेज लेकर के आनी है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे ना। आप उस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे। आपको मालूम है कि भाई 6 महीने के बाद मेरे एग्ज़ाम हैं, तो अब आप क्या करोगे? आप वीकली बेसिस पे अपने स्ट्रेटजी को रिव्यू करोगे। क्या मैं 85 से लेकर के 90
1% लाने के बीच वाली मेहनत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। आप हो सकता है पूरे दिन खेल रहे हो, तो आप क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, आप एक डायरी मेंटेन करेंगे। उस डायरी में आप लिखेंगे कि मैं कौन से सब्जेक्टों को कितना टाइम अलॉट कर रहा हूँ, जो मेरे वीक सब्जेक्ट हैं उनको मैं ज़्यादा टाइम अलॉट करूँ। और फिर आप क्या करेंगे, अपना टेस्ट लेंगे या आपके घर वाले आपका टेस्ट लेंगे और उस बेसिस में आपको इवेल्युएट किया जाएगा, आपको चेक किया जाएगा कि आप अपने विजन तक पहुंच रहे हैं, आप अपने टारगेट तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। तो ये जो आप वीकली बेसिस पे कर रहे हैं या मंथली बेसिस पे कर रहे हैं या बाई मंथली बेसिस पे कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजीज को लगातार रिव्यू कर रहे हैं और अगर जरूरत पड़े तो उसको रिवाइज भी कर रहे हैं। तो यही मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज हैं उनको निरंतर रिव्यू किया जाता है, उनको निरंतर रिवाइज किया जाता है। इतनी बात आपको समझ आ रही है? अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया कि मिशन से विजन तक पहुंचने के लिए आप स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करा, स्ट्रेटजीज को आप फॉर्मुलेट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करेंगे। फॉर्मुलेट करने के बाद आप क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करने के बाद आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट करने के बाद आप उसे क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करा, सबसे पहले आपने जो भी स्ट्रेटजीज है उसे फॉर्मुलेट किया, आपने स्ट्रेटजीज को बनाया। अच्छा, फॉर्मुलेट आप कैसे करते हैं, आप फॉर्मुलेट करते हैं माइंड में, यानी कि ये एक मेंटल एक्सरसाइज है जो कंपनी के, अब मैं कंपनी के कंटेक्स्ट में बात करूंगा आगे, ठीक है, क्योंकि आपको बिजनेस के कंटेक्स्ट में इस चैप्टर को समझ रहा है ना, तो मैं कंपनीज के एग्जांपल आपको दूंगा। तो जो भी कंपनी है, ठीक है, जो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करेंगे। फॉर्मुलेट करने के बाद क्या होता है, स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट किया जाता है। इंप्लीमेंट कौन करेगा, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, वो इनको इंप्लीमेंट करेगा। और फाइनली क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है कि जैसे हमने फॉर्मुलेट किया था स्ट्रेटजी को, क्या उसी ढंग से स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हो रही है। कहीं हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हुए हो सकता है कि मान लो कि आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है, मान लो कोविड आ गया तो अब आपको अपनी स्ट्रेटजी को बदलना पड़ेगा ना। डीमोनेटाइजेशन आ गया, आपको अपनी स्ट्रेटजी को बदलना पड़ेगा ना। मान लो कि जो बैंक के जो रेट्स हैं उनमें फ्लक्चुएशन हो रहा है, स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटजीज को इवेल्युएट करना पड़ता है कि आपके जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उस बेसिस में हो सकता है कि जो जैसा आपने स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट किया था उस तरीके से स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट नहीं हो रही या उससे अच्छी इंप्लीमेंट हो रही है, तो आपको दोनों ही केसेस में इवेल्युएशन तो करना ही पड़ता है। आ रही है बात समझ आपको, आई होप। चलो जी, इतनी बात मैंने आपको बता दी है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सिंपली अभी तक आपको यह बताया है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज हैं, है ना, आपको इनको कॉन्स्टेंटली बेसिस पे रिव्यू करना पड़ता है और रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है, मैंने आपको बताया एज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चेंज, सो शुड द कंपनी स्ट्रेटजी टू एड इन सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है कंपनी के, वो चेंज होते रहते हैं, तो कंपनी को अपनी स्ट्रेटजीज को भी चेंज करना पड़ता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो सके। सिंपली अगर मैं कहूं, जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। अब जो मैंने लिखा है आपको एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं है। आप इस इंग्लिश को अगर याद करने बैठ जाएं तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो आपको सिंपली जो मैं हिंदी में बोल रहा हूं उसकी सिंपल इंग्लिश आपको बना देनी है। आपको सिंपली लिखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज हैं उसको कॉन्स्टेंटली रिव्यू किया जाता है, रिवाइज किया जाता है, क्योंकि जो हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। तो उसी चेंजेस को एडजस्ट करने के लिए आपको स्ट्रेटजीज को भी इवेल्युएट करना पड़ता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इजीली हम अचीव कर पाए। अ स्टैंडर्ड प्रोसेस टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी इज देयरफॉर एसेंशियल। क्योंकि जो हमारे इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो उनमें बदलाव आते रहता है, इसलिए आपको ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी ठीक तरीके से काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटजी वो इफेक्टिव है, इस चीज को इवेल्युएट आपको करना पड़ता है। इट एंश्योर, यानी कि जो ये स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन है वो इस बात को सुनिश्चित करता है दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन द राइट पाथ एंड इज कॉन्स्टेंटली अडेप्टिंग इन अ डायनेमिक मार्केट। कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो राइट पाथ पर है और कॉन्स्टेंटली जो डायनेमिक एनवायरनमेंट है उसके साथ वो एडजस्ट कर रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं,
आपने अभी कुछ समय पहले सुना होगा कि जो अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक है, सिलिकॉन वैली बैंक को इसमें दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई जी? इसमें दिक्कत क्या आई? इसमें इतनी दिक्कत आ गई कि अमेरिका की सरकार को इसका कंट्रोल टेक ओवर करना पड़ा और फाइनली फर्स्ट सिटीजन्स बैंक करके एक दूसरा बैंक है, उसने सिलिकॉन वैली बैंक को एक्वायर किया। अब इस बैंक में दिक्कत क्या आई थी? इस बैंक में यह दिक्कत आई थी, मैं अगर आपको शॉर्ट में कहूं, बिल्कुल शॉर्ट में कहूं, तो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था डेट मार्केट में या बॉन्ड्स में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था, और बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा था तो बॉन्ड के प्राइसेस कम होने लगे। तो मान लो एग्जाम्पल के लिए इन्होंने अगर 100 रुपए लगाए थे तो इनको रिटर्न मिला 90 रुपए का। ये जो 10 रुपए का डिफरेंस था ये क्यों आया? क्योंकि बॉन्ड मार्केट नीचे गिरने लग गया था। तो ये जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, ये जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं इनको क्या करना पड़ता है, इस 10 रुपए का एग्जाम्पल के तौर पे आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। बिजनेस की लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं हेजिंग। आपको हेजिंग करवानी पड़ती है। तो जो सिलिकॉन वैली बैंक है इसने प्रॉपर हेजिंग नहीं करवाई थी, इसने प्रॉपर हेजिंग नहीं करवाई थी। उससे क्या हुआ, इतनी बेकार नौबत आई इनके सामने कि इनको अपना बैंक बेचना पड़ा। अब सोचो जरा, ये जो बॉन्ड मार्केट था ये नीचे क्यों जा रहा था? क्योंकि जो अमेरिका की सरकार थी, अमेरिका का जो फेडरल बैंक है, जैसे इंडिया में क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अमेरिका का जो यूएस फेडरल बैंक है, इसने अपने इंटरेस्ट रेट्स को हाइक कर दिया। अब इंटरेस्ट रेट को हाइक करने से क्या हुआ कि जो निवेशक पहले इस बॉन्ड मार्केट में पैसा लगा रहे थे, अब इन्होंने इस बॉन्ड मार्केट में पैसा नहीं लगाया क्योंकि इनको यहां अच्छा रिटर्न मिल रहा था। तो अगर मान लो यहां पहले बॉन्ड मार्केट में अच्छा मतलब लोग पैसा लगा रहे थे, यानी कि बॉन्ड मार्केट में सप्लाई ज्यादा थी, और जिस जगह में सप्लाई ज्यादा हो वहां पे प्राइस बढ़ता है। जब यहां से पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, यहां पैसा लगाना बंद कर दिया, तो यहां की सप्लाई कम हो गई, और किसी जगह में अगर सप्लाई कम हो तो उसके प्राइसेस गिरने लगेंगे। तो बॉन्ड के प्राइसेस इस वजह से गिरने लग गए थे ना। ये यूएस फेडरल बैंक जो रेट बढ़ा रहा था, ये क्या हो गया, एक डायनेमिक मार्केट का एग्जांपल मैंने आपको दिया कि जो मार्केट है वो डायनेमिक है, वो चेंज होते रहता है। तो उस अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, इट एंश्योर, इनको क्या करना चाहिए था, स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन करना चाहिए था। क्या हमारी स्ट्रेटेजी ठीक है? हमारी स्ट्रेटेजी बेकार है भाई, हमने हेजिंग नहीं करवाया, हेजिंग नहीं करवाए, इस वजह से हमें क्या करना पड़ गया, हमें अपने सिलिकॉन वैली बैंक को बेचना पड़ गया। तो इस बात को आप समझो, स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन कितना इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा बिजनेस इनको अपना बेचना पड़ा। तो अब समझो जरा अब एक और बार इसको पढ़ो। अब इस पूरे पैराग्राफ का क्रक्स क्या हो गया कि जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसमें कॉन्स्टेंटली चेंज आता है। जो हमारा मार्केट है उसमें कॉन्स्टेंटली चेंज आता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें मार्केट में ही बिजनेस करना है। तो सर्वाइव हमें करने के लिए इंपॉर्टेंट है, अपने विजन को अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी स्ट्रेटेजी को इवेल्युएट करते रहें, हम अपनी स्ट्रेटेजी को टाइम टू टाइम कंट्रोल करते रहें, जिससे कि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएं। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आया होगा और आपको पता लग गया होगा कि हम इस पूरी वीडियो में अपनी डायरेक्शन किधर ले जाने वाले हैं, किस डायरेक्शन में, यानी कि किन चीजों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। नाउ व्हाट इज स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन? अभी जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, इससे आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन एक्चुअल में है क्या। जो हमारी स्ट्रेटेजीज हैं उनको हम इवेल्युएट कर रहे हैं, इसी चीज को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन। तो आइए देखिए, स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन इज द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस है माने मतलब कि इसमें कुछ स्टेप्स होंगे, पहले ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, ठीक है। सो स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस की मदद से मैनेजमेंट असेस कर पाता है हाउ वेल द चोजन स्ट्रेटेजी हैज बीन इंप्लीमेंटेड। अब एक ही बात रिपीट करते रहेंगे अलग अलग तरीके से। अभी मैंने आपको यही तो बताया कि स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस की मदद से जो प्रबंध होता है, जो मैनेजमेंट होता है, वो चेक करता है, वो एसेस करता है, वो जज करता है कि कितने अच्छे से जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो इंप्लीमेंट हो रही है। मैंने आपको बताया ना, स्ट्रेटेजी को पहले फॉर्मुलेट किया जाता है, देन इंप्लीमेंट किया जाता है, देन इवेल्युएट किया जाता है। तो इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारी फॉर्मुलेटेड स्ट्रेटेजीज थी वो कितने अच्छे से इंप्लीमेंट हो रही है, एंड हाउ सक्सेसफुल और अदरवाइज द स्ट्रेटेजी इज,
कितनी सक्सेसफुल हमारी स्ट्रेटेजी है या कितनी अनसक्सेसफुल हमारी स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन से हमें यह पता लगता है। तो स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है जिससे हमें पता लगता है कि जो हमारी फॉर्मुलेटेड स्ट्रेटेजी है वो कितने अच्छे से हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं या कितने अनसक्सेसफुल तरीके से हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। टू सिंपली पुट, अगर आसान शब्दों में कहें, स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन इंटेल्स, स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन मदद करता है रिव्यूइंग एंड अप्रेजिंग स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस एंड मेजरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इंग्लिश के ऊपर मत जाओ, सिंपली आप अपने शब्दों में इसको समझने की कोशिश करो। तो इस पैराग्राफ का क्रक्स क्या है कि स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस की मदद से मैनेजमेंट ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि कितने सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल तरीके से उसकी जो फॉर्मुलेटेड स्ट्रेटेजीज हैं उनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। दैट्स इट। इवेल्युएटिंग द स्ट्रेटेजी। अच्छा, अब वो बता रहा है कि इसके फायदे क्या हैं, तो फायदे तो मैंने आपको ऊपर ही बताए थे, तो फिर से सुन लो। इवेल्युएटिंग द स्ट्रेटेजी हेल्प्स इंप्रूव इट। जब आप अपनी स्ट्रेटेजी को इवेल्युएट करते हैं तो आप उसको इंप्रूव भी कर पाते हैं। अगेन सिलिकॉन वैली बैंक का ही एग्जांपल लेकर के चलो। मैंने क्या बताया था कि इन्होंने हेजिंग नहीं करवाई थी। अपने एग्जांपल में मैंने 10 रुपए का एग्जांपल लिया। आप 10 रुपए के एग्जांपल में मत जाओ, करोड़ों करोड़ों की बात चल रही है वहां पर, ठीक है। तो मैं आपको सिंपली पुट करने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। यार ये हेजिंग करवानी थी ना आपको। अगर मान लो आप अपना स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन करते प्रॉपर ढंग से, आपको पता लगता है कि यहां पर दिक्कत हो सकती है, यूएस फेडरल बैंक ने अपने रेट बढ़ा दिए तो डेट मार्केट का जो रेट है वो कम होगा और हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को कम दाम पर बेचना पड़ सकता है, तो उसकी हम हेजिंग करवा देते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन आपने नहीं किया। अगर किया होता तो क्या बोल रहा है वो, अगर स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन आप करते तो ये मदद करता है आपकी स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करने पर। आप अपनी स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करते ना, आप अपने इंप्लीमेंटेशन को इंप्रूव करते। ये मदद करता है डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट। ये मदद करता है कि क्या सही रहेगा और क्या सही नहीं रहेगा। एंड कंट्रीब्यूट टू द ऑनगोइंग डेवलपमेंट एंड अडॉप्शन ऑफ द स्ट्रेटेजी टू द चेंजिंग कंडीशन एंड कॉम्प्लेक्सिटीज इन द इंडस्ट्री। परफेक्ट एग्जांपल है आपका एसवीबी बैंक का। अगर एसवीबी बैंक को समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं समझा सकता हूं पूरा, बट फिर इसमें आधा घंटा तो एसवीबी को ही समझने में लग जाएगा। तो अगर आप एसवीबी समझना चाहते हैं तो बता देना, नहीं तो अदरवाइज आप देख भी सकते हैं, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है इस वीडियो से। खैर, अब मैं एसवीबी के एग्जांपल को थोड़ा कम करूंगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो कि बॉन्ड नीचे जा रहा है, क्यों जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपका भी उतना लेवल ना हो अंडरस्टैंडिंग का। तो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है जी। थ्रू द प्रोसेस ऑफ द स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन, स्ट्रेटेजिस्ट मतलब मैनेजमेंट, 2 मिनट के लिए मान लो। थ्रू द प्रोसेस ऑफ द स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन मैंने आपको बताया था ना, एक प्रोसेस है। तो स्ट्रेटेजी पहले ये स्टेप होगा, देन ये स्टेप होगा। अभी हम देखेंगे, ये आ गया ना प्रोसेस, कि आप स्टैंडर्ड को एस्टेब्लिश करते हैं, परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, वेरिएंसेस को एनालाइज करते हैं और करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो इसीलिए हम इसको एक प्रोसेस का नाम दे रहे हैं। तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ द स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन, स्ट्रेटेजिस्ट्स कैन मेक श्योर दैट द स्ट्रेटेजी इज गाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड अकॉम्प्लिशिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। तो यार वही तो मैं बार बार बता रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव्स आप ठीक ढंग से अचीव कर पाए। मैनेजर्स आर डूइंग व्हाट दे आर सपोज्ड टू बी डूइंग टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट द स्ट्रेटेजी। जो स्ट्रेटेजी जिस तरीके से इंप्लीमेंट होनी चाहिए थी या होनी चाहिए, उस अकॉर्डिंग मैनेजर्स स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले फॉर्मुलेशन। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपके दिमाग में छप जाए, फिर आपको चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में इजी रहता है। तो पहले स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, देन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, देन स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन। तो जो फॉर्मुलेट करता है वो टॉप मैनेजमेंट होता है। अब जो इंप्लीमेंट करेगा वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगा या लोअर लेवल मैनेजमेंट होगा। तो इवेल्युएशन से हमें पता लगता है कि जो मैनेजर्स हैं आर डूइंग व्हाट दे आर सपोज्ड टू बी डूइंग टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट द स्ट्रेटेजी। कि स्ट्रेटेजी इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही, है ना। द ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग वेल। स्ट्रेटेजिस्ट्स को पता लगता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन ठीक ढंग से परफॉर्म कर रहा है, शेड्यूल्स जो हमारे हैं क्या उनको ठीक ढंग से फॉलो किया जा रहा है, रिसोर्सेस आर बीइंग प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड। जो रिसोर्सेस हैं कहीं उनका मिस यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा, अच्छे से हमारे रिसोर्सेस को यूटिलाइज किया जा रहा है।
वेदर देयर इज अ नीड ऑफ रिफॉर्मुलेट और चेंज द स्ट्रेटजी। कई बार क्या होता है कि हमें ऑल टुगेदर अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करना पड़ता है। इस पॉइंट में मैं आपको अडानी का एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि हुआ क्या था ये पूरी अडानी की स्टोरी में। 25 जनवरी को, अरे भाई इतना बड़ा क्यों आ गया ये, चलो इधर से आ जाते हैं यार, छोड़ो। आपको पता होगा अडानी वाले केस में क्या होता है, 25 जनवरी को, डेट्स हो सकता है ऊपर नीचे हों लेकिन मोटा मोटी यही है 25 जनवरी, अच्छा 2023 की ये बात है, ठीक है। 25 जनवरी 2023 को अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, देखो अडानी ग्रुप में बहुत सारी कंपनीज हैं, अडानी पावर हो गया, अडानी पोर्ट हो गया, ठीक है, अडानी विलमार हो गया, एनडीटीवी है, वैसे ही अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड इनकी एक टॉप कंपनी है। ये एफपीओ लेकर के आने वाली थी, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, लगभग 20,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का ये ऑफर लेकर के भी आ गए। अच्छा, जब 25 जनवरी को ये एफपीओ इनका ओपन होने वाला था, इससे पहले दिन 24 जनवरी को, अच्छा मैं फिर बोल रहा हूं डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं, ठीक है। 24 जनवरी को क्या होता है, अमेरिका में एक रिसर्च फर्म है जिसको हम कहते हैं, जिसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च, हिंडनबर्ग रिसर्च, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी। उस रिपोर्ट में क्या लिखा, उस रिपोर्ट में लिखा कि जो अडानी ग्रुप कंपनीज हैं, अडानी ग्रुप कंपनीज हैं जिसमें एक अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड भी आती है, इनमें फ्रॉड चल रहे हैं। किस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने प्रॉफिट को बढ़ा करके दिखा रहे हैं, ये अपने स्टॉक प्राइसेस को गलत तरीके से इन्फ्लेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और ये रिपोर्ट आने के बाद अडानी के जितने भी कंपनीज हैं उन सब के स्टॉक के दाम नीचे गिरने लग गए। और अडानी 25 जनवरी को, यानी कि रिपोर्ट आने से पहले लगभग दूसरे नंबर या तीसरे नंबर के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में थे वर्ल्ड में, और अगर आज बात करें तो 30th नंबर पर आ रहे हैं। आप देखो एक रिपोर्ट ने कितना नुकसान किया इस कंपनी का। और अभी मैटर जो है वो उसमें रिसर्च चल रही है, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी कि भैया ये जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है इसका असल में क्या कहना है, क्या ये सच भी कह रहा है, झूठ कह रहा है, वो पूरा अभी सामने आएगा। बट मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे पूरी कहानी किस लिए बता रहा हूँ, मैं आपको कहानी बता रहा हूँ कि जो ये रिपोर्ट जैसी पब्लिश हुई ना, इसके स्टॉक के दाम गिरने लग गए। अच्छा, रिपोर्ट आने से पहले जो अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड था, इसके अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के टारगेट्स थे। इसने कहा कि भैया हम लोग इतने करोड़ तो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। इसको बिजनेस के लैंग्वेज में हम कहते हैं कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये अलग अलग जगह में कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने करने वाले थे। मान लो ये पोर्ट में इन्वेस्ट करने वाले थे, ये एयरपोर्ट्स में इन्वेस्ट करने वाले थे। जैसे ये रिपोर्ट आई, मार्केट डाउन होने लग गया इनके शेयर्स का। इनको पता था कि भाई अब क्या करते हैं, अब देखो मैं स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं। इन्होंने कहा चलो अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हैं, अभी हम अपने कैपेक्स को होल्ड पर डाल रहे हैं, यानी कि अभी हम फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का, इनके ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, किसके ऊपर, अडानी ग्रुप कंपनीज के ऊपर। ये जो 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है ना, इसको हम धीरे धीरे वापस करेंगे। उससे क्या होगा, उससे जो हमारे निवेशक हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे क्या होगा, इससे हमारा जो स्टॉक का दाम है ऊपर जाएगा। ठीक है, अब ये स्टॉक का दाम नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है, वो अलग कहानी है। तो आपको मैंने मोटा मोटी क्या बताया, कई बार स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन करने से हमें क्या पता लगता है, वेदर देयर इज ए नीड टू रिफॉर्मुलेट और चेंज द स्ट्रेटेजी। इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को ही चेंज कर दिया। इससे पहले क्या स्ट्रेटेजी थी इनकी, कि इस बार हम इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्होंने स्ट्रेटेजी को ही चेंज कर दिया। इन्होंने क्या बोला, छोड़ो अभी, पहले सर्वाइवल मोड में चलते हैं, पहले इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जीतते हैं। इन्होंने कहा कि जो इनकी कंपनी के ऊपर आरोप लगा, आरोप क्या है, ये तो सच है कि इनके ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। आरोप ये लग रहा है कि ये कर्जे को ये वापस भी नहीं कर पाएंगे। तो अब धीरे धीरे इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस जीतने के लिए ये 2 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा है इस कंपनी के ऊपर, ये वापस किया जा रहा है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि कई बार हमें स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन में
ये भी देखना पड़ता है कि जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसको ऑल टुगेदर हम लोग क्या करें, चेंज करें। ठीक है जी। नाउ अब हम बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स इन द स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन। स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन में कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पार्टिसिपेंट्स का क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब है यार, जो स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन है, एक कंपनी है, क्या कंपनी में हर कोई स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन करेगा? एम्प्लॉय भी स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन कर रहा है, गेट कीपर भी स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन कर रहा है। कुछ लोग होंगे ना जो स्ट्रेटेजी को इवेल्युएट करेंगे, तो उन्हीं लोगों की हम बात कर रहे हैं कि एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में वो कौन लोग होते हैं जो स्ट्रेटेजी को इवेल्युएट करने की जिनकी जिम्मेदारी होती है। The stage of strategy evaluation requires the contribution of several participants who will be playing different roles throughout the process. जो स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन के प्रोसेस हैं उसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग रोल होते हैं। मैंने क्या बोला? अलग अलग स्टेजेस हैं स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन की, यह भी हम देखेंगे स्ट्रेटेजी प्रोसेस में, कि स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करना, परफॉर्मेंसेस को मेजर करना, वेरिएंसेस को एनालाइज करना, करेक्टिव एक्शन लेना, अलग अलग स्टेजेस हैं। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हर एक पार्टिसिपेंट, जो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, वो अलग अलग स्टेजेस में उनके अलग अलग रोल्स होते हैं। यानी कि फर्स्ट स्टेज में इन पार्टिसिपेंट्स में से किसी एक का रोल होगा, सेकेंड स्टेज में इन पार्टिसिपेंट्स में किसी दूसरे का रोल होगा, थर्ड स्टेप में इन पार्टिसिपेंट्स में किसी तीसरे पार्टिसिपेंट का रोल होगा। ठीक है। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हम बात करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूं। सबसे टॉप में जो होते हैं उनको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे क्या आते हैं? टॉप एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। टॉप एग्जीक्यूटिव्स मतलब जैसे ग्रुप सीईओस, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ग्रुप सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ग्रुप सीटीओ, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। इनके अंडर में क्या होते हैं फिर? अच्छा, ये ग्रुप वाले हैं। ठीक है। यानी कि अब अलग अलग एसबीयूज होंगे, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, यानी कि अलग अलग बिजनेस होंगे। जैसे मैंने बताया ना, एक अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप के अंदर अलग अलग कंपनीज हैं, अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ठीक है। जैसे अडानी, हो सकता है आपको अडानी से इतना समझना है, टाटा का नाम तो आपने सुना ही है, टाटा ग्रुप। ठीक है। टाटा ग्रुप के अंदर अलग अलग कंपनीज हैं। ठीक है। टाटा ग्रुप के अंदर अलग अलग कंपनीज हैं। कौन कौन हो गया? जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का नाम आपने सुना होगा, टीसीएस। अच्छा, टाटा होटल्स का भी नाम आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना है जी। टाटा तनिष्क का नाम आपने सुना है, बिल्कुल सुना है जी। ठीक है। इसी तरह से अच्छा, टाटा टेक एक और कंपनी है इनकी। वैसे तो अनगिनत कंपनीज हैं कि आप गिनते रह जाओगे। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं। तो ये टाटा टॉप पर आ गया। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। इनके नीचे क्या होते हैं? ये ग्रुप सीईओ, ग्रुप सीईओ, ग्रुप सीटीओ। फिर ये क्या हो गए? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा तनिष्क, टाटा टेक। ठीक है। टाटा मोटर्स, ये सब क्या हो गए? इन्हीं को हम कहते हैं एसबीयूज। इन एसबीयूज के अंदर फिर अलग अलग मैनेजर्स वगैरह होते हैं। ठीक है। अच्छा, इन एसबीयूज के अंदर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस कंपनी के होंगे। और ये कौन हो गए? ग्रुप बोर्ड हो गया, पूरे ग्रुप का ही बोर्ड हो गया, टॉप, बिल्कुल एकदम टॉप। तो अब यही बात वो करना चाह रहे हैं। यहां पर हम लोग इसी चीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टेक ऑन द फॉर्मल रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड स्क्रीनिंग द एग्जीक्यूटिव डिसीजंस इन द लाइट ऑफ द एनवायरमेंट, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्लीकेशन. Although they are not directly involved in the evaluation and control of the strategy implementation process, they periodically take part in reviewing the organization's performance and result. ठीक है, मैं आपको सिंपल तरीके से उसको बताने की कोशिश करता हूं. जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं. मैं आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम बता रहा हूं पहले, ठीक है. ये देखो इसमें क्या लिखा है, बोर्ड एंड कमेटी मीटिंग 11 नवंबर 2022 को. ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है. So the loss is 182. When segment is 42%. ना देखो इधर अगर इस कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, और ये जो भाई साहब दिख रहे हैं, थोड़ी इनकी गर्दन आपको नहीं दिख रही होगी. अच्छा, ये भी डायरेक्टर है, ठीक है. ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं. अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सेंटर में जो बैठे हैं ये भाई
उस बोर्ड के चेयरपर्सन है, इधर जो है कंपनी सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, इधर जो है ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, इधर जो है ये फंक्शनल डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड कर रहे हैं ये भी आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। ये क्या कर रहे हैं जी, ये कह रहे हैं कि अब ये क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में अलग अलग मुद्दों के ऊपर चर्चा हो रही है। इसमें से एक चर्चा इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर कि इस क्वार्टर में इनका फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा रहा, तो ये इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि ओपनिंग ऑर्डर बुक अवेलेबल फॉर द एग्जीक्यूशन, ये ऑर्डर बुक है। अलग अलग चीजों के ऊपर चर्चा होती है कि हमारा ग्रॉस मार्जिन कितना रहा इस बार, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, ये चर्चाएं ये लोग करते रहते हैं यहाँ पे। समझ आ रही है बात आपको? तो ये एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम मैंने आपको बताया। क्या ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये जो बैठे हुए हैं, क्या ये डे टू डे काम करते हैं? क्या ये ऑफिस आकर के सिस्टम के आगे बैठ करके काम करेंगे? द आंसर इज नो। ये लोग एक्सपर्ट्स होते हैं और ये अपनी ओपिनियन देते हैं कि अच्छा ठीक है आपको अब इस तरीके से काम करना चाहिए। काम अल्टीमेटली कौन करता है? काम ये तो केवल डायरेक्शन देते हैं, ये केवल बताएंगे कि अच्छा इस बार आपने इतना ऑर्डर रिसीव हुआ, एक काम करो आप अपनी कॉस्ट इस बार इतनी रखो तो इतना ऑर्डर आपको मिल सकता है। अपनी टेंडर, जब आप टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं, टेंडर मतलब सरकार टेंडर निकालती है, मान लो रोड बनाने का टेंडर निकला है, तो आप अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले क्या कॉस्ट को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये अपनी एक्सपर्टीज इनके साथ शेयर करते हैं, ठीक है, किनके साथ? जो मैनेजर्स होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है, ठीक है। तो जब स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन होगा तो ये केवल क्या करेंगे, दे पीरियोडिकली मतलब कभी 3 महीने में एक बार आ गए, ठीक है, 6 महीने में 4 बार आ गए, तो कुछ भी हो सकता है। पीरियोडिक 1 महीने में 2 बार भी आ सकते हैं, 1 महीने में 10 बार भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है। दे पीरियोडिकली टेक पार्ट इन रिव्यूइंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट। मैंने आपको बताया ना, क्वार्टरली रिजल्ट्स, तिमाही रिजल्ट्स के ऊपर चर्चा हो रही थी इस बार, ये मैंने अभी आपको बताया था। ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के ऊपर कि हमें कितना ऑर्डर मिला, कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव्स, जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जैसे ग्रुप सीईओ, ग्रुप सीएफओ, ग्रुप सीटीओस, ग्रुप सीईओस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स। जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं ऑफ द स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन एंड कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इनके ऊपर होता है। द एसबीयूज मैंने आपको बताए थे। एसबीयूज क्या हो गए? जो टॉप में तो टाटा कंपनी आ गई थी, टाटा के अंदर क्या थे? टाटा तनिष्क था, टाटा मोटर था, टाटा कंसल्टेंसी से, ये एसबीयूज थे। एसबीयूज क्या करते हैं? मॉनिटर द स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। जो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट हुई है उसको अल्टीमेटली मॉनिटर करते हैं। आपको सिंपली इतना याद रखना है। फाइनेंशियल कंट्रोल, कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी मैंने आपको बताया था, ये देखो यहां पे जो ये भाई साहब बैठ रखे हैं, ये कंपनी सेक्रेटरी है। कंपनी सेक्रेटरी का क्या काम होता है कि भाई ये जो मीटिंग है उसको ऑर्गेनाइज करवाना टाइम टू टाइम, ठीक है, ठीक ढंग से मीटिंग को करवाना, जो लॉस कंपनी के ऊपर लग रहे हैं उन लॉ का कंप्लायंस करना। अलग अलग कंपनी के ऊपर तमाम तरह के लॉस लगते हैं, ठीक है। सिक्योरिटीज, ये जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके तमाम तरह के कानून है। सेबी एलओडीआर है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। एक किनारे से अगर मैं एक्ट्स गिनाऊं तो पता नहीं कितने तरह के एक्ट्स कंपनी के ऊपर लगते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है उन एक्ट्स को कंप्लाई करवाना कंपनी में। अगर नहीं आप कंप्लाई करते तो आपके ऊपर जुर्माना लगता है, पेनल्टी लगती है। फाइनेंशियल कंट्रोलर जो होता है उसकी भी जिम्मेदारी है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटर, ऑडिटर क्या होते हैं भाई? ऑडिटर आपके एक तरीके से चेकर होते हैं, ये चेक करते हैं कि कंपनी में कुछ फ्रॉड वगैरह तो नहीं चल रहा, ठीक है। तो ऑडिटर की भी जिम्मेदारी है। मान लो और एक ऑडिटर है, देखो कानून के मुताबिक आपको ऑडिट करवाना पड़ता है, ठीक है। कोई भी कंपनी हो उसको ऑडिट करवाना पड़ता है, उसको सेक्रेटेरियल ऑडिट भी करवाना पड़ता है, उसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी करवाना पड़ता है। तो ऑडिट में क्या करते हैं? ऑडिट में ऑडिटर आकर के चेक करता है कि आपके अकाउंट्स अच्छे हैं या नहीं है। तो अभी मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रहा था ना अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड का, तो हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट थी उसमें यह भी लिखा था कि जो अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड है इसके जो ऑडिटर्स हैं वो नए हैं, इनके ऑडिटर को इतने अच्छे से नॉलेज नहीं है, यानी कि ऑडिटर के ऊपर भी क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। तो एक ऑडिटर का क्या रोल होता है? ऑडिटर का वैसे तो ऑडिटर का रोल होता है कि यह चेक करना कि कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो सही तरीके से बन रहे हैं या नहीं बन रहे। लेकिन अगर ऑडिटर को अकाउंट्स चेक करते करते ये पता लग जाए कि हाँ कंपनी में फ्रॉड भी चल रहा है, तो ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है उस फ्रॉड को बताना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। टॉप मैंने बताया ना ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये बोर्ड में क्या करते हैं? एक ऑडिटर भी आएगा, इनके बीच में भी ऑडिटर को भी बुलाएंगे कि हाँ ऑडिटर साहब जब आपने इन अकाउंट्स को चेक करा क्या आपको कोई गलती वलती मिली, आप सेटिस्फाइड हैं इन अकाउंट्स से?
तो फिर ऑडिटर कहता है हाँ मैं सेटिस्फाइड हूं या मैं डिससेटिस्फाइड हूं, उस अकॉर्डिंग फिर बोर्ड रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ऑडिटर की भी जिम्मेदारी होती है। तो जब ऑडिटर ये बताएगा कि अकाउंट्स में ये गड़बड़ चल रही है, तो उससे क्या होगा, ये पता लग जाएगा ना कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर्स हैं इन्होंने अपना काम ठीक से नहीं करा, ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये घपला कर रहे हैं कंपनी में। तो ये भी एक तरीके से क्या है, इनका भी ये भी एक पार्टिसिपेंट से स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन में। मिडिल लेवल मैनेजर्स कैरी आउट टास्क असाइन टू देम बाय द एसबीयूज, जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं, जैसे टाटा तनिष्क हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो गया, टाटा टेक हो गया, टाटा मोटर हो गया। टाटा मोटर की बात करते हैं। अब टाटा मोटर के अंदर भी तो क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, परचेसिंग डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। तो ये जो इनको टास्क इनमें क्या होंगे, फिर ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इनमें भी अलग अलग मैनेजर्स होंगे। तो उन मैनेजर्स को जो टास्क असाइन किया गया है, क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, एंड प्रोवाइड देम विद द फीडबैक एंड इंफॉर्मेशन, उनके जब काम को एसेस करेंगे। अच्छा, फिर से मैं इसी में आ जाता हूं। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, अब जैसे फाइनेंस का मुद्दा डिस्कस हो रहा है, तो इसमें फाइनेंस मैनेजर सामने बैठ रखा होगा, ठीक है, इसमें सीएफओ सामने बैठ रखा होगा, ये दिख रहा है, ये सीएफओ है। अब ये जो बोर्ड है, ये सीएफओ को सजेस्ट करेंगे कि साहब आपको इस तरीके से करना चाहिए काम, आपको इस बार इस तरीके से काम करना चाहिए। तो ये फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन। दे विल ऑल्सो बी पार्टिसिपेटिंग इन द करेक्टिव एक्शन, आपको ये काम ठीक से करना चाहिए, इस तरीके से। नाउ स्ट्रेटजी इवेल्युएशन प्रोसेस, इसको हम थोड़ा समझते हैं। नाउ स्ट्रेटजी इवेल्युएशन प्रोसेस में क्या हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स, कुछ स्टैंडर्ड्स हम सेट करते हैं। जैसे मान लो क्या स्टैंडर्ड हम लोग लेकर के चलें, कुछ भी स्टैंडर्ड हम लोग लेकर के चल लेते हैं। मान लेते हैं कि भैया इस बार जो हमें सेल करनी है वो 4000 करोड़ की करनी है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैव टू बी सेट ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटेटिव, तो ये जो हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है 4000 करोड़ का इस बार अपनी सेल होनी चाहिए, ये क्वांटिटेटिव हो गया। एंड क्वालिटेटिव, भाई 4000 करोड़ की हमें सेल करनी है, क्या सेल करते हैं जी, हम सेल करते हैं कार। जो हम कार से सेल कर रहे हैं इसकी कुछ क्वालिटी भी तो होनी चाहिए, एक क्वालिटी का भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो दोनों ही बेसिस पर हमें क्या करना चाहिए, अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करना चाहिए, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। अब ये 4000 करोड़ की सेल करने के लिए हमें कितनी कार्स सेल करनी पड़ेंगी, नंबर ऑफ कार्स रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड, कितनी कार हमें बेचनी पड़ेगी, ये भी हमें सेट करना चाहिए। इन ऑर्डर टू मेक मेजरिंग परफॉर्मेंस इजियर, ये हम जब एक बजट तैयार कर देंगे कि हमें इतने करोड़ की इस बार सेल करनी है, इसके लिए हमें इतनी कार से सेल करनी पड़ेंगी, ठीक है। हो सकता है कि भाई अब ये सारा काम करने के लिए हमें कितने रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमें कितने वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमें कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमें कितनी लैंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमारे ऊपर कौन कौन से लॉज, कौन कौन से कानून लग जाएंगे, हमें कितने टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ये टारगेट को अचीव करने के लिए। ये सारा हम क्या करेंगे, एक बजट तैयार कर देंगे। यानी कि सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हमें अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करना पड़ता है, क्वांटिटी के बेसिस पर भी और क्वालिटी के बेसिस पर भी। समझ आ रही है बात आपको, ठीक है। जब स्टैंडर्ड आपके सेट हो जाएंगे उसके बाद क्या करोगे, मेजर परफॉर्मेंस। भाई ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, स्टैंडर्ड आपने सेट कर दिया कि हमें 4000 करोड़ की सेल करनी है, हमें कितनी कार सेल करनी पड़ेगी, हमें किस क्वालिटी की कार सेल करनी है, इसके लिए हमें कितनी लैंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कितने वर्कफोर्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कितने कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, किस तरह के रॉ मटेरियल की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये रॉ मटेरियल हमें कहां कहां से लेना पड़ेगा, हमारे कौन कौन से सप्लायर्स हैं, ठीक है, सप्लायर्स के साथ हमारी बार्गेनिंग पोजीशन क्या है, वो कितने पर हमें ये माल बेचेगा, हमारी सप्लाई चेन आगे कैसी है, लॉजिस्टिक हमारा कैसा है, हमें कितने कौन से कैलिबर के एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये सारा कुछ हमने आइडेंटिफाई करके रख दिया। नाउ मेजर द परफॉर्मेंस, द स्टैंडर्ड
अब मेजर द परफॉर्मेंस, अब परफॉर्मेंस को मेजर करना है. द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस सेट विल सर्व एज ए बेंचमार्क अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी इवेल्युएटेड. अभी मैंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था, उसके बेसिस पर मैं क्या करूंगा, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करूंगा. बेस्ड ऑन दीज स्टैंडर्ड्स, अब स्टैंडर्ड मेरा ये था, मान लेते हैं ये स्टैंडर्ड मेरा ये था, एक्चुअल में परफॉर्मेंस मेरी यहां जा रही है, ठीक है जी. या हो सकता है एक्चुअल में परफॉर्मेंस मेरी ऊपर भी जा रही हो, ये भी तो हो सकता है. तो ये मेरा क्या था, ये मेरा स्टैंडर्ड था. हो सकता है एक्चुअल परफॉर्मेंस यहां है, हो सकता है एक्चुअल परफॉर्मेंस मेरी यहां चल रही है. सो बेस्ड ऑन दीज स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड कौन से हो गए, ये वाले. बेस्ड ऑन दीज स्टैंडर्ड्स मैनेजर्स शुड डिसाइड. अब मैनेजर्स हो गया, जरूर नहीं आपको मैनेजर ही याद करना है यार, आप मैनेजर की छोड़ के मैनेजमेंट लिख सकते हैं, आप मैनेजर छोड़ करके आप स्ट्रेटजिस्ट लिख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव से लिख सकते हैं, डायरेक्टर से लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. मैनेजर्स ये कोई लॉ नहीं है. आपको दिक्कत पता कहां पर आती है, जब आप कोई कानून पढ़ते हैं ना, अगर कानून में लिख रखा है मैनेजर, तो फिर आपको मैनेजर वर्ड ही याद करना पड़ता है. ये तो जस्ट क्या है, ये तो एक जर्नल इंफॉर्मेशन है कि हाँ भाई मैनेजर फिर ये करते हैं, ये कोई कानून थोड़ी है. ये पार्लियामेंट से, ये क्या इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड मेजर परफॉर्मेंस, ये आपको क्या लगता है कानून है कि कोई पार्लियामेंट से, भारत के पार्लियामेंट से पास हो रखा है, उसके बाद आपको याद करना है. द आंसर इज नो. ये तो जो लोगों ने बिजनेस कर रखे हैं इतने सालों से, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बातें समझी जाती हैं, कही जाती हैं, और उन बातों को हम फिर यहाँ पे डिस्कस करते हैं. ये कोई कानून थोड़ी है कि आपको मैनेजर वर्ड ही याद करना है, ये कोई कानून नहीं है. तो समझो मेरी बात को. On the basis of these standards, managers should decide how to measure the performance and how often to do so. इन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे मैनेजर ये डिसाइड करता है, मैनेजर को ये निश्चित करना चाहिए कि हाउ टू मेजर द परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करेंगे, एंड हाउ ऑफ्टन टू डू सो. भाई पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए मेजर कैसे करेंगे, कोई टेक्निक होगी ना. ये थोड़ी है कि इतनी कार बननी चाहिए, कितनी कार बन गई तो आप एक फैक्ट्री में जा रहे हैं, एक एक कार को काउंट कर रहे हैं. आपको कोई सिस्टम होगा, आपको कोई डेटा होगा, उस डेटा को आप रिकॉर्ड करते होंगे, फिर जो डेटा साइंटिस्ट होंगे, डेटा एनालिस्ट होंगे, उनसे आप रिपोर्ट मांगेंगे. तो रिपोर्ट आप कैसे मांगेंगे, कितने टाइम पीरियड पर मांगेंगे, कब कब आप अपनी स्ट्रेटजीज को वो करेंगे, रेगुलेटली इवेल्युएट करेंगे. मान लेते हैं कि अभी मार्केट शांत है, ज्यादा फ्लक्चुएशंस मार्केट में नहीं चल रही, तो हो सकता है आप महीने में एक बार अपने डेटा एनालिस्ट से रिपोर्ट मांग लें. हो सकता है कि मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत चल रहा है, ठीक है, तो वो वीकली बेसिस पे हो सकता है आपको रिपोर्ट मांगनी पड़े. जैसे मैं कोविड का एग्जांपल देता हूं. अब मैं कोविड का एग्जांपल यहां पे क्यों दे सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे ग्रुप ऑफ लोग हैं. अब गवर्नमेंट भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है. अच्छा, गवर्नमेंट क्या एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सबसे ऊपर पीएम है, पीएम के अंदर फिर कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, इन कैबिनेट के मिनिस्टर्स को अलग अलग काम असाइन कर रखा है. फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग है, डिफेंस मिनिस्ट्री अलग है, होम मिनिस्ट्री अलग है, ठीक है, अलग अलग तरह की मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है. आईटी मिनिस्ट्री अलग है, आपकी हेल्थ वाली मिनिस्ट्री अलग है, एमएसएमई की मिनिस्ट्री अलग है. हर एक मिनिस्ट्री को कुछ ना कुछ काम दिए जाते हैं. इन मिनिस्ट्रीज के अंदर भी फिर सेक्रेटरीट आते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरीट आते हैं, ठीक है, असिस्टेंट सेक्रेटरीज आते हैं, उनके अंदर भी फिर लोग होते हैं. तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है. तो मैं कोविड का एग्जांपल जैसे आपसे लेकर के चलूं, जब कोविड चल रहा था, तो जब कोविड के केसेस आपके पीक पर थे, तो आपको क्या लगता है, वहां पे पीएम की जो बैठक होती थी, आपको न्यूज आती होगी ना, आज पीएम की हाई लेवल मीटिंग हुई है. अब आजकल वो न्यूज क्यों नहीं आ रही, अभी फिर आने लग गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में कोविड के केसेस बढ़ने लगे और पूरे इंडिया में भी अगेन कोविड के केसेस बढ़ने लगे. तो फिर से ये फ्रिक्वेंटली आपकी मीटिंग चलने लग गई है. कहने का क्या मतलब है, मेरा जस्ट ये मतलब है यहां पे इस एग्जांपल से समझाने का कि मार्केट में जिस तरह से फ्लक्चुएशंस आते हैं, उस अकॉर्डिंग आप अपने इवेल्युएशन के क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते और घटाते हैं. अगर मार्केट शांत है तो आप अपने स्ट्रेटजीज को इवेल्युएट करने के लिए इतने परेशान नहीं होंगे. मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन चल रहा है, आप टाइम टू टाइम मीटिंग करेंगे. जैसे अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड है, तो जब ये हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई थी और अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड या अडानी ग्रुप कंपनीज के जैसे स्टॉक डाउन होने लगे, तो इनकी हाई लेवल मीटिंग्स होने लगी. रात को 11-11, 12-12 बजे इनके नोटिफिकेशन छप रहे थे. ये क्या है, मार्केट में जैसे फ्लक्चुएशन होता है, आप उस अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने इवेल्युएशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते और घटाते हैं. तो यही बात कह रहा है कि परफॉर्मेंस को मेजर करते हुए आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको
अपने परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करेंगे और हाउ ऑफ्टन टू डू सो। मान लो कोई दवाई मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, पेनिशिया बायोटेक लिमिटेड हो गई, या सन फार्मा हो गई, या आपकी मैनकाइंड फार्मा हो गई, ये जो सिप्ला हो गई, दवाई मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। सोचो, इनको अपनी क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। अगर मान लो इनकी दवाई की क्वालिटी अच्छी नहीं है और मर गए अगर लोग, ठीक है, दवाई खाने से, तो इनके लाइसेंस रद्द हो जाएंगे, इनको पूरा बिजनेस अपना बंद करना पड़ेगा। तो अगर आपको याद हो, फरीदाबाद में कोई प्लांट था किसी कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का, अफ्रीका में इनके कफ सिरप को कंज्यूम किया गया और बच्चों की डेथ हो गई, अप्रोक्सीमेटली 66 बच्चों की डेथ हो गई। तो उससे क्या हुआ, वहां पे सील हो गया फरीदाबाद में उनकी ये जो फैक्ट्री थी। मेरे कहने का क्या मतलब है कि आप किस तरह के बिजनेस में हैं, उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हैं कि आपको अपनी क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, क्वांटिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, या दोनों के ही ऊपर फोकस करना है, और कितने टाइम पर आपको अपने इवेल्युएशन करना चाहिए परफॉर्मेंस को। तो ये यहां पे था द मेथड यूज्ड। मैं इतना इसलिए बोलता हूं ना जिससे कि आप ऑब्जर्व कर पाए। लिखा हुआ है इसको तो मैं, अच्छा क्या आप खुद से रीड नहीं कर सकते? गूगल तो भरा पड़ा इन चीजों से, मैंने खुद ही गूगल से निकाल रखा है, तो रीड करते हुए समझ आ जाता है। लेकिन जो मैंने इतना एक्सपीरियंस ले लिया है तब से, तो उस बेसिस में एग्जांपल्स को यहां पर कोट करता हूं जिससे कि आप चीजों को को रिलेट करके इजीली याद कर पाए। दैट्स इट। आपको ये पूरा डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये बुलेट्स याद करने, अंदर जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं वो अपने दिमाग में रखने, और उन एग्जाम्पल्स की मदद से की पॉइंट्स आपको केवल याद करने। आप ये पूरी इंग्लिश याद करने में मत जाना। द मेथड्स यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस में वेरी ऑन द स्टैंडर्ड सेट। वो चेंज भाई कंपनी टू कंपनी चेंज कर सकता है, वेरी कर सकता है। यूजुअली डेटा सच एज द नंबर ऑफ मटेरियल यूज्ड, units produced, monetary amount of the service utilized, the number of defects found, processes followed, quality of output and return on investment are used। तो ये कह रहे हैं कि मेथड्स की बात कर रहे हैं। जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक मेथड हो सकता है कि अगर हमने 1000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में लगाए तो हमें इतने का रिटर्न मिलना चाहिए। हो सकता है इस फाइनेंशियल रिजल्ट में वो रिटर्न हमें नहीं दिख रहा हो। मैंने आपको बताया ना, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग कर रहे हैं, ये क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, ये देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा कितना रहा, ठीक है। ये कह रहे हैं 18-19 में इतना था, 19-20 में इतना हुआ, 20-21 में इतना हुआ, 21-22 में फिर बढ़ते हुए दिख रहा है, 22-23 में फिर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ग्रॉस ऑपरेटिंग मार्जिन हमारा कितना है, एबिटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हमारा कितना है, तो वो देख रहे हैं भैया 18-19 में तो इतना था, 20-21 में तो नेगेटिव में चला गया था, 22-23 में अभी भी नेगेटिव में है। तो अब ये चर्चा करेंगे कि हम अपने एबिटा को कैसे बढ़ाएं। तो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, इनके कुछ स्टैंडर्ड रहे होंगे, उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे अब ये चेक कर रहे हैं कि भैया एक्चुअल में तो हमारी ये परफॉर्मेंस चल रही है, एक्चुअल में तो हमारा तेल निकला हुआ है। तो अब ये क्या करते हैं, ये हमारे मेथड्स हैं। क्वालिटी ऑफ द आउटपुट, हमारे आउटपुट की क्वालिटी कैसी है, जो हमने कार बना रखी है उसकी क्वालिटी कैसी है। हो सकता है भाई एक ही एक्सीडेंट में ऐसी तैसी हो सकती है, या एक कार है, जैसे टाटा की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि भाई टाटा कार जो है, टाटा की जो अपनी टाटा मोटर्स जो कार बनाता है, ये अपनी क्वालिटी के लिए फेमस है। अगर इसमें कोई एक्सीडेंट होता है तो आपको ज्यादा चोट वोट नहीं लगेगी, ये अपने क्वालिटी के लिए फेमस है। तो हो सकता है इनका क्वालिटी के हर एक का कुछ ना कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। जैसे टाटा है तो वो कहता है भाई हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। प्रोसेसेस फॉलोड, कौन कौन सी प्रोसेस आपने फॉलो करी, कहीं आपने कोई प्रोसेस को स्किप तो नहीं कर दिया। नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड, इस बेसिस पे भी जैसे हमने टारगेट रखा था कि अगर हम 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी भी चीज के 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम मान करके चल रहे हैं कि 50 जो है उसमें डिफेक्ट्स निकलेंगे। लेकिन एक्चुअल में ये हमने टारगेट सेट करा था कि 1000 में 50 डिफेक्ट्स हमारा टॉलरेंस लेवल है, इतना हम मान करके चल रहे हैं, चलो ठीक है इतना हम टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन डिफेक्ट निकल रहे हैं 150। तो अब ये क्या हो गया, ये हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गई, ये हमारी स्टैंडर्ड थी। अब ये नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड, ये हमारा एक बेस हो सकता है। अब हम इस बेसिस पे क्या करेंगे, स्ट्रेटजी को इवेल्युएट करेंगे। हम चेक करेंगे कि ये 150 डिफेक्ट क्यों निकले। हो सकता है हमारी मशीन में कमी हो सकता है जो उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है उसमें कमी हो, या हमारे किसी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल में कमी हो जिस वजह से डिफेक्ट्स निकल रहे हैं, ठीक है। पोर क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारा हो सकता है। अगर मान लो हमें पता लगा कि जो उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है वो इतना एक्सपीरियंस्ड नहीं है
और उसके अनएक्सपीरियंस्ड होने की वजह से ये हमारे डिफेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा निकल रहे हैं। तो हम ये अनएक्सपीरियंस्ड बंदे को हटा देंगे और जो एक्सपीरियंस्ड बंदा होगा उसे लगा देंगे। उससे क्या होगा, वो हमारे डिफेक्ट्स कम होंगे। अगेन अगर हमारे डिफेक्ट्स कम नहीं हो रहे तो हो सकता है मशीन में कुछ कमी हो, भाई मशीन को चेंज करेंगे। तो यही हमें चेक करना है, क्या मशीन में कमी है, क्या रॉ मटेरियल में कमी है, क्या जो हमारा एम्प्लॉय है वहां पे उसके ऊपर कमी है। हो सकता है कि ये सिंगल हैंडेडली इस मशीन को ऑपरेट ना कर पा रहा हो, हमें एक और एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट हो, तो हम यहाँ पे 2 एम्प्लॉय असाइन करेंगे या 10 एम्प्लॉयज असाइन करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। तो आप देख रहे हैं कि इवेल्युएशन किस तरीके से यहां पर चलता है। द आंसर इज यस। तो ये आप समझ गए। नाउ वंस द मेथड ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंस इज आइडेंटिफाइड, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हम डिफेक्ट्स के बेसिस में अपने स्ट्रेटेजी को इवेल्युएट करेंगे। हाउ ऑफ्टन इट शुड बी डन फॉर कंट्रोल पर्पस नीड्स टू बी देन डिसाइडेड। अब कितने ऑफ्टन हमें इसे चेक करना है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एम्प्लॉय काम करे, हम डेली पहुंच गए, हाँ भैया बता अपना आज का डिफेक्ट बता कितना निकाला। अरे भैया उसके ऊपर दबाव जाएगा, कैसे काम करेगा यार। तो हो सकता है कि 15 दिन में आप एक बार चेक कर लें, सैंपल बेसिस में चेकिंग कर लें, ठीक है। वेदर इट शुड बी डन ऑन द डेली, क्या डेली बेसिस पे चेक होना चाहिए। नाउ डिपेंड करता है, हो सकता है आप बिल्कुल सेंसिटिव प्रोडक्ट कुछ बनाते हो, ठीक है, तो डेली बेसिस पे आप उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे। भाई आप डायमंड की रिंग बना रहे हैं तो उसको हो सकता है डेली बेसिस पे चेक करना, उसमें भाई करोड़ों के डायमंड आपने उसमें लगा रखे हैं, ठीक है, तो आप उसको चेक करेंगे कि इसकी क्वालिटी अच्छी है डायमंड की या नहीं है, ठीक है। वीकली हो सकता है, वीकली चेक करें, मंथली चेक करें, एनुअली चेक करें, डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। ऑन द फैक्टर, अलग अलग फैक्टर्स में डिपेंड कर सकता है कि आपको डेली बेसिस पे चेक करना है। हाउ इंपॉर्टेंट द ऑब्जेक्टिव इज टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे मान लो कि भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहता है भैया हम तो एकदम टॉलरेट नहीं करेंगे, एक भी डिफेक्ट नहीं निकलना चाहिए, तो वो डेली बेसिस पे, अब मान लो आपके डिफेक्ट निकल रहे तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा कि इस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है। अच्छा आप मशीन को ऑपरेट नहीं कर पा रहे, एक काम करो, आप विदेश घूम करके आओ, जर्मनी घूम करके आओ, जर्मनी में इस मशीन के ऊपर पूरा लेक्चर है, वो सेमिनार अटेंड करके आओ, तो आपको जर्मनी भेजा जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन मेजर्स परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, देन करेक्टिव एक्शन भी लेंगे। एनालाइज द वेरिएंस को एनालाइज करेंगे। जैसे मैंने बताया ना कि 50 का हमारा टॉलरेंस लेवल था, 150 के डिफेक्ट आपके निकल रहे थे, तो वेरिएंस आ गया भैया, 100 डिफेक्ट्स कितने ज्यादा निकल गए, 100 डिफेक्ट्स ज्यादा निकल गए। तो अब इवेल्युएट द एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस विल रिवील वेदर। अच्छा जब हम परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे तो क्या हमें पता लगेगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस मैचेस द बजटेड परफॉर्मेंस, कि भाई 50 के डिफेक्ट का हमने टॉलरेंस लेवल रखा था, 50 से नीचे हमारे डिफेक्ट्स आ रहे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी कि 150 के डिफेक्ट डिफर फ्रॉम द बजटेड परफॉर्मेंस इन अ पॉजिटिव वे। हो सकता है, अब इसको देखो, एक्चुअल डिफेक्ट फ्रॉम द बजटेड था 50, निकले हमारे 25, तो एक पॉजिटिव वे में डिफरेंस आया ना। रखा था हमने, बजट रखा था हमने 50 का, एक्चुअल में निकल के 150, ये नेगेटिव वे में डिफरेंस आ गया। तो वेरिएंस को एनालाइज जब हम करेंगे तो इस तरह से हम लोग के सामने रिजल्ट आएंगे। अ प्री डिटरमाइंड सेट रेंज ऑफ टॉलरेंस लिमिट, मैंने आपको बताया था ना टॉलरेंस लिमिट है, मेरे एग्जांपल में क्या हो गया 50 का। अ प्री डिटरमाइंड सेट रेंज ऑफ द टॉलरेंस लिमिट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द रिजल्ट्स कैन बी एक्सेप्टेड सेटिस्फैक्टरली। एक टॉलरेंस लिमिट हमने लगा दी, उसके अंदर में तो हम सेटिस्फाइड हैं, उसके बाहर है तो हम डिससेटिस्फाइड हैं। If the actual performance deviates from the budgeted performance within the set tolerance limit, the performance can be considered acceptable and the variance significant। समझ आ गया होगा। On the other hand, if the performance is below the standard, effort must be directed to finding the root cause। अच्छा, effort must be directed to find out the root cause for the deviation and coming up with the corrective action to fix it। मैंने आपको बताया था भाई 150 डिफेक्ट आ गए, हो सकता है कि एम्प्लॉय इतना अच्छा ना हो, उसका एक्सपीरियंस कम हो, चलो उसको जर्मनी भेजो, वहां से ट्रेनिंग लेकर के आएगा, फिर वो मशीन को ऑपरेट करेगा। या एक बंदा ऑपरेट नहीं कर पा रहा, 2-3 की रिक्वायरमेंट है, चलो 2-3 को असाइन कर देते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, फाइंडिंग द रूट कॉज। रूट कॉज क्या है, ऐसे हवा में तीर नहीं चला सकते ना, अरे हो मशीन में खराबी होगी चलो नई मशीन लेकर के आओ, ऐसा थोड़ी होता है। आपको पहले रूट कॉज फाइंड आउट करना चाहिए, पहले चेक करो क्या वो इस अकॉर्डिंग मशीन ऑपरेट होनी चाहिए, क्या ये एम्प्लॉय उस अकॉर्डिंग मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। एफर्ट मस्ट बी डायरेक्टेड टू फाइंड आउट द रूट कॉज। हो सकता है मशीन जल्दी गर्म हो जाती है, उसको कूलिंग ऑफ रखने के लिए आपको 1 घंटे का ब्रेक देना है, और जो एम्प्लॉय उसको कॉन्स्टेंटली 4-5 घंटे चला रहा है तो मशीन क्या कर रहा है, फिर बेकार क्वालिटी के प्रोडक्ट निकाल रहा है। तो आपको ये भी चेक करना, तो मतलब रूट कॉज
मेन कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है, पहले उसे फाइंड आउट करो, ये डेविएशन का रूट कॉज क्या है, एंड कमिंग अप विद द करेक्टिव एक्शन। नाउ टेक करेक्टिव एक्शन। तो ठीक है, जब हमने स्टैंडर्ड सेट करे, हमने फिर मेथड सेट करे, फिर हमने स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ मेजर किया, अब हमें कुछ डेविएशंस मिले, अब उस डेविएशंस के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शंस को लेंगे। In the case of the actual performance fall out of the tolerance limit, corrective action must be taken to solve it. The deviation can be caused internally, externally, predicted, random, temporary, permanent. ठीक है भाई, जो डेविएशन है, जो एक बदलाव आया था, ये हो सकता है टेम्परेरी हो, ये हो सकता है परमानेंट हो। ठीक है, ये इंटरनल फैक्टर्स के कारण भी हो सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण भी हो सकता है, ये प्रिडिक्टेड भी हो सकता है, रैंडम भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये समझ पा रहे होंगे आप, जहां तक मुझे लग रहा है। इफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज बिलो द स्टैंडर्ड कॉन्स्टेंटली, अगर लगातार आपको लग रहा है कि भैया जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड के नीचे चल रही है, अ थोरो एनालिसिस शुड बी कैरिड आउट टू फाइंड द रूट कॉज। इफ द ऑर्गेनाइजेशन पोटेंशियल कांट बी मेट द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, कंसिडर द एडॉप्शन। तो वही बात वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि भैया आप उस रूट कॉज को फाइंड आउट करने के बाद उसको करेक्ट कर पाए, हो सकता है आप करेक्ट ना कर पाए। अगर करेक्ट कर पाए तो अच्छी बात है, करेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप देखो कि करेक्ट करना कितना पॉसिबल है। एकदम पॉसिबल नहीं है तो आप अपनी स्ट्रेटेजीज को ही बदल दो। समझ आ रही बात आपको? नाउ स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन टेक्निक, कुछ टेक्निक होती हैं, अब मैं फटाफट से आपको बता देता हूं। जैसे गैप एनालिसिस आप करते हैं, तो गैप एनालिसिस में आप क्या करते हैं, ये जैसे मान लो आपने रखा था अपना टारगेट ये वाला, ठीक है, ये आपका टारगेट है, लेकिन एक्चुअल में परफॉर्मेंस आपकी यहां जा रही है, तो ये जो आगे इसको हम कहते हैं गैप। ठीक है, तो गैप एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि गैप क्यों हुआ और इस गैप को हम फिल करते हैं। ये मैं क्या पढ़ रहा हूं, ये हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम परफॉर्मेंस इवेल्युएशन अपना करते हैं। तो आप इस गैप एनालिसिस को यहां पे पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो अगेन इन टेक्निक्स के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एनालिसिस आप करते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, उसके बेसिस पे आप मार्केट में प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप इजीली समझ सकते हैं। नहीं समझ आता तो भाई इसको मैं इसलिए जल्दी से करूं क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा हो गया लगभग, और ये जो गैप एनालिसिस हो गया, शॉर्ट एनालिसिस हो गया, इसके ऊपर आपको इजीली वीडियो मिल जाएंगी। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या कहता है, वैल्यू चेन एनालिसिस, पोर्टल वैल्यू चेन मॉडल भी हम इसे कहते हैं। इसमें कहता है कि भाई कोई भी जो बिजनेस होता है उसमें कुछ सपोर्टिंग एक्टिविटीज होती है, कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं। नाउ प्राइमरी एक्टिविटीज जैसे इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स सर्विसेज, ये हमारी 5 प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं। इनको सपोर्ट करने के लिए ये 4 हमारी सपोर्टिंग एक्टिविटीज होती हैं। और जब किसी भी हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वैल्यू क्रिएशन करना। वैल्यू क्रिएशन आपके कब हो पाएंगे, जब ये एक्टिविटीज आपकी परफेक्ट हो या परफेक्शन के आसपास हो, तब आप प्रॉफिट मार्जिन क्रिएट कर पाएंगे, तब आप कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। तो इसको हम कहते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। तो इस एनालिसिस में हम क्या करेंगे, एक एक एक्टिविटी को स्टडी करेंगे कि हमारी किस एक्टिविटी में कुछ कमजोरी चल रही है। ठीक है, जैसे मान लो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का क्या काम है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम है कि कभी भी रॉ मटेरियल की शॉर्टेज नहीं होने देना, कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज नहीं होने देना, ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम है। तो हमने एक लिमिट रख ली कि इस लिमिट में हमारा रॉ मटेरियल रहना चाहिए, और गिरते गिरते जहां पे ये इस लिमिट पर पहुंच जाएगा, हमारा रॉ मटेरियल जब इस लिमिट में पहुंच जाएगा तो हम रीऑर्डर कर देंगे, रीऑर्डर। और जब तक मान लो रीऑर्डर होने में 10 दिन का टाइम लग जाएगा, तो 10 दिन तक हम इस रॉ मटेरियल को यूज कर लेंगे, और अगेन 10 दिन के बाद ये दोबारा से इस लेवल पर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा कभी भी ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल की शॉर्टेज नहीं फेस करेगा। तो ये किसका काम है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम है। हो सकता है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट इस रीऑर्डर लेवल को ठीक से नहीं मेंटेन कर रहा, और क्या कर रहा है, जब ये पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो जा रहा है तब ये रीऑर्डर प्लेस कर रहा है, और इस 5-6 दिन के टाइम पर क्या हो रहा है, एम्प्लॉय आइडल बैठे हुए हैं, एम्प्लॉय को काम ही नहीं कर रहे। क्यों काम नहीं कर रहे जी, रॉ मटेरियल ही नहीं है। तो यहां पे किसकी दिक्कत आ गई, ऐसे में क्या होगा, अच्छा एम्प्लॉय जब खाली बैठेंगे, एम्प्लॉय को सैलरी तो आप फिर भी देंगे ना, तो आपकी कॉस्ट तो लग रही है लेकिन आप कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहे। जब कॉस्ट आपकी लग रही है, प्रोडक्शन आप कर नहीं रहे, तो भैया आपका प्रॉफिट कम होगा ना, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल आपको दिया कि वैल्यू चेन एनालिसिस में हम स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं।
ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के बारे में भी। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल बेसिकली है क्या? अगर आपने स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन देख लिया ना, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल भी इसी का भाई है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल क्या है? अभी ये आपने देखा यहां पर, ये देखो, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। नाउ स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन को ही हम स्ट्रेटेजिक कंट्रोल भी कहते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इज अ मेथड ऑफ मैनेजिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लान। मैंने आपको बताया सबसे पहले स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट किया जाता है, देन स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट किया जाता है, देन स्ट्रेटेजी को इवेल्युएट किया जाता है, या स्ट्रेटेजी को कंट्रोल किया जाता है, दोनों एक ही चीज है। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इज द मेथड, एक मेथड है ऑफ मैनेजिंग द एग्जीक्यूशन। अच्छा, इंप्लीमेंटेशन को मैं एग्जीक्यूशन भी तो कह सकता हूं ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान क्या हो गया? जो हमने स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट किया था। तो जो स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट हमने किया था, यानी कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक प्लान था, उसका जो एग्जीक्यूशन है, उसको मैनेज करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। तो आपको यह पता लग रहा होगा कि स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन में कुछ खास अंतर तो है नहीं, दोनों एक ही चीज है। इट इज कंसिडर्ड यूनिक इन द मैनेजमेंट प्रोसेस एज इट कैन हैंडल द अननोन एंड एम्बिगुअस व्हाइल ट्रैकिंग द स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल भी स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन में जो अननोन फैक्टर्स हैं and subsequent to the result. In other words, strategic control is a way of finding the different methods of the strategy implementation. तो strategic control एक तरीके से क्या हो गया कि जो हमारी strategy implementation के अलग अलग methods हैं, उनके लिए बेस्ट तरीका कौन सा है, ये हमारा strategic control है। जो हमारी strategy हमने बना ली है, उसको हम implement कैसे करें, implementation उसका हमारा कैसा हो। जैसे मान लो मुझे कार प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप खुद इसको समझ सकते हैं। कार मुझे प्रोड्यूस करनी है, 4000 करोड़ की सेल का हमारा टारगेट है, और मान लो हमें सर्टेन नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस करनी है। अब हमें इसके लिए लैंड की रिक्वायरमेंट है, लैंड की रिक्वायरमेंट है। नाउ लैंड हम कहाँ लें? मान लो बंगाल में हमको जमीन मिल रही है, यूपी में हमको जमीन मिल रही है, गुजरात में हमको जमीन मिल रही है। बंगाल में जो हमें जमीन मिल रही है, इसमें जो ममता बनर्जी की जो सरकार है, ये हमें सब्सिडी भी देगी कि आप हमारे यहाँ पर आकर के बिजनेस कीजिए, हम आपको सब्सिडी भी देंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे कुछ नेक्सलिस्ट्स भी हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो डरा रहे हैं इस कार मेकर कंपनी को कि अगर आपने यहाँ पर अपना प्लांट लगाया ना, हम आपको दिक्कत करेंगे, आपके प्लांट में आग लगा देंगे। यूपी गवर्नमेंट ने भी इनको प्रपोजल दिया, इन यूपी गवर्नमेंट ने भी सब्सिडी प्रोवाइड करी, लेकिन यहां पर भी जो गुंडा राज हम कहते हैं यूपी में है, तो ये क्या करेंगे जी, ये भी डराएंगे धमकाएंगे, अच्छा लगा करके तो दिखाओ। तो अब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा वो एनालाइज करेगा ना, यार हम बंगाल में लगाएं, यूपी में लगाएं, गुजरात में लगाएं, जो बेस्ट। अब इनको लगता है गुजरात वाले कोई सब्सिडी नहीं दे रहे, लेकिन गुजरात में एनवायरमेंट अच्छा है बिजनेस के लिए। तो अब इनको सोचना चाहिए कि हम यूपी गवर्नमेंट से बात करें कि आपके यहाँ तो थोड़ा गुंडा राज है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो यूपी गवर्नमेंट कहेगी कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं कि बेस्ट तरीके से हम कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करें। समझ आ रही है बात आपको? तो ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप खुद से ट्राई एक बार करना है इसको, ठीक है। देन स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का क्या प्रोसेस है? डिटरमाइन हाउ what to control, setting the standard, measure the performance, compare the performance, analyze the deviation and take the corrective action, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रेटेजिक कंट्रोल वही है, फीडबैक फॉर द फ्यूचर एक्शन। मैंने आपको बताया ना, अब जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये इनको क्या दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं कि यार देखो अपना एबिटा आप अगली बार इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक ही हैं। तो मैं कहूंगा आपको स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन के ऊपर पूरा का पूरा फोकस करना चाहिए, और अगर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल आता है तो आप स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन की जगह केवल इवेल्युएशन वर्ड हटा के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल डाल दो, और सेम यही चीजें अगर आप लिख दोगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। और हाँ, ये जो नोट्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक होगा उसमें आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।